नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2003 की एक बहुत ही मशहूर कोरियन फिल्म की, जिसका ओल्ड नाम बॉय। ओल्ड बॉय, जिसने ना पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हाँ, बिल्कुल एक कल्ट क्लासिक बन गई है ये तो। सही कहा। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं, कहानी, किरदार, वो चौंकाने वाले मोड़, सब समझने के लिए। आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए इस फिल्म की जो जटिल कहानी है ना, उसे परत दर परत खोलें। मतलब सोचिए, एक आदमी ओ डेसू 15 साल कैद में, बिना किसी वजह के। हाँ, बिना किसी वजह के, और फिर अचानक आजादी। और बस एक सवाल दिमाग में घूम रहा है, किसने बंद किया और क्यों? तो बस यही सवाल, इसी से कहानी आगे बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ बदले तक ही नहीं रुकता, जैसा आपने कहा। हम्म। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि ये फिल्म ना मतलब साइकोलॉजिकल टॉर्चर, पहचान का खो जाना, याददाश्त का बोझ और इंसानी रिश्ते, उनकी जो सबसे डार्क, सबसे दर्दनाक हदें होती है ना, उनको छूती है। सही। ये दिखाती है कि बदला लेने वाला और जिसका बदला लिया जा रहा है, दोनों कैसे बर्बाद हो सकते हैं। फिल्म की शुरुआत ही ऐसी है कि दर्शक हिल जाते हैं। हम देखते हैं, ओह, डेसू को एक छत पर, हाँ, वो शुरुआती सीन। हाँ, और उसने एक आदमी को टाई से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल किनारे पर, जैसे बस नीचे फेंकने ही वाला है। डेसू की आंखों में ना गुस्सा है, एक एक तरह का पागलपन, और वो चिल्लाता है, भले ही मैं जानवर से बदतर हूं, क्या मुझे जीने का हक नहीं? वो लाइन बहुत पावरफुल है। हाँ, ये सीन हमें फौरन डेसू की हालत की एक झलक दे देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि भाई ये आदमी यहां तक पहुंचा कैसे। और फ्लैशबैक में क्या देखते हैं कि डेसू कोई हीरो या विलन नहीं था शुरू में। एक आम आदमी, थोड़ा लापरवाह शायद। हाँ, अपनी बेटी के जन्मदिन के बाद नशे में हंगामा किया, पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसका दोस्त है जूहन, वो उसे छुड़ाकर लाता है। आहार आकर डेसू फोन बूथ पर रुकता है बेटी से बात करने, और तभी गायब, जैसे हवा में घुल गया हो, कोई निशान नहीं। और अगला सीन, वो होश में आता है, एक बंद कमरे में। बिल्कुल, एक जैसे कोई सस्ता सा होटल का कमरा होता है ना। हाँ, मगर बिना खिड़की के। बिल्कुल, बस एक बिस्तर, टीवी, दरवाजा बंद, दीवार में एक छोटा सा स्लॉट जहां से खाना आता है दिन में 3 बार। और उसे कोई आइडिया नहीं कहाँ है वो, किसने उसे यहाँ रखा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? यही क्यों, ये उसे अगले 15 साल तक खाएगा अंदर ही अंदर। जरा सोचिए उस हालत को, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, बस वो टीवी। दिन हफ्तों में बदल रहे, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में। वो चीखता है, चिल्लाता है, दरवाजा पीटता है, भागने की कोशिश करता है। सब बेकार। सब बेकार। ये कैद सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, ये पूरी तरह से दिमागी थी। और इसी कैद में, उसी टीवी पर, वो एक भयानक खबर देखता है। ओह हाँ, उसकी पत्नी का बड़ी बेरहमी से कत्ल हो गया है, और सारे सबूत वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस उसे ही कातिल समझ रही है। दुनिया की नजरों में वो अब एक भगोड़ा कातिल है। ये खबर उसे पूरी तरह तोड़ देती है। मतलब अब उसके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं। और यहीं से डेसू का बदलना शुरू होता है। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं। इस भयानक अकेलेपन से, इस पागलपन से बचने के लिए ना, वो 2 चीजें करता है। एक तो वो अपने शरीर को तैयार करना शुरू करता है, जैसे कोई हथियार बना रहा हो, दीवारों पर मुक्के मारना, शैडो बॉक्सिंग करना। और दूसरा, अपने दिमाग को जिंदा रखने के लिए वो हिसाब रखता है। हर गुजरते साल के लिए अपने हाथ पर एक निशान बनाता है, टैटू जैसा। 1, 2, 10, 15 साल। बाप रे। वो निशान उसके खोए हुए वक्त का, उसकी कैद का एक जीता जागता सबूत है। और एक और चीज, उम्मीद बनाए रखने के लिए वो एक मेटल की चॉपस्टिक लेता है और धीरे धीरे सालों तक दीवार में एक सुरंग खोदता है। हाँ, वो सुरंग उसकी आजादी की अकेली उम्मीद, उसकी विल पावर का सिंबल। और वो दीवार पर लिखता भी है, हंसो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, रोगे तो अकेले रोगे। शायद ये उसके अकेलेपन को दिखाता है। लेकिन कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है। ठीक 15 साल बाद, जब वो सुरंग लगभग पूरी होने वाली है, हाँ, उसे अचानक बेहोश किया जाता है और उसी तरह रिहा कर दिया जाता है जैसे कैद किया था, बिना किसी जवाब के। मतलब इतनी मेहनत के बाद जब आजादी बस मिलने ही वाली थी, तब उसे ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, वो होश में आता है एक बड़े से सूटकेस के अंदर, एक बिल्डिंग की छत पर। बाहर निकलकर वो उसी आदमी से मिलता है जो शुरू वाले सीन में था, जो आत्महत्या करने वाला था। अच्छा, वही आदमी। हाँ। डेसू उसे बचाने की कोशिश करता है, रोकता है, पर वो आदमी फिर भी कूद जाता है। ये एक अजीब पल है। हाँ, मतलब आजादी मिली और सामने मौत देख ली। हाँ,
और शायद डायरेक्टर यही दिखाना चाह रहे थे कि आजादी के बाद भी दुनिया उतनी ही अजीब और क्रूर हो सकती है। तभी एक अजनबी आता है, डेसू को पैसे देता है, कपड़े, एक मोबाइल फोन, और फोन बजता है। हाँ, और दूसरी तरफ से एक बहुत ही शांत ठंडी आवाज पूछती है, 15 साल की ट्रेनिंग कैसी रही डेसू? रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। मतलब जिसने उसे कैद किया था वो अब भी उसे देख रहा है। बिल्कुल, उसके साथ खेल रहा है। यहीं से डेसू का असली मिशन शुरू होता है, बदला। लेकिन बदला लेने के लिए पहले जानना होगा दुश्मन कौन है और उसने ये सब क्यों किया। आजादी के बाद वो वापस समाज में आने की कोशिश करता है, भूखा है, परेशान है, एक सुशी रेस्टोरेंट में जाता है और वहां वो ऑर्डर करता है कुछ जिंदा चीज। हाँ, और फिर वो एक जिंदा ऑक्टोपस खाता है। ये सीन देखना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है इसके बारे में, काफी ग्राफिक है। बहुत, पर ये बहुत जरूरी सीन है। ये दिखाता है कि 15 साल की कैद ने उसे अंदर से कितना बदल दिया है, वो कितना जंगली हो गया है। शायद ये उसके एक नए जन्म का भी प्रतीक है, एक ऐसा डेसू जो अब सिर्फ बदला लेना चाहता है। उसी रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात होती है मिडो से। एक यंग शेफ है वो। मिडो, हाँ। मिडो ना उसके दर्द को, उसके अकेलेपन को जैसे समझ लेती है। शायद उसे डेसू में कुछ अपना सा नजर आता है। वो उसकी मदद करने का फैसला करती है और उनके बीच एक अजीब सा गहरा रिश्ता बनने लगता है। दो अकेले लोग जैसे साथ आ गए हों। मिडो उसके इस बदले के सफर में उसकी साथी बन जाती है। मिडो की मदद से डेसू सुरागों को जोड़ना शुरू करता है। उसे याद आता है वो डम्पलिंग्स जो उसे 15 साल रोज खाने को मिलते थे। अच्छा, वो डम्पलिंग्स एक सुराग बनते हैं? हाँ, उनके स्वाद के पीछे जाते जाते वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उसे कैद रखा गया था। और वो जगह क्या निकलती है? एक प्राइवेट जेल, गैर कानूनी, जहां पैसे वाले लोग अपने दुश्मनों को चुपचाप सालों तक कैद करवा सकते हैं। बाप रे, मतलब ऐसी जगह भी होती हैं? ये तो समाज का एक और काला सच दिखा दिया। बिल्कुल। और वहां उसका सामना होता है जेल के मैनेजर से। अब आता है फिल्म का वो सीन जिसकी चर्चा सालों तक हुई है। हथौड़ा सीन। हाँ, हथौड़ा सीन। डेसू मैनेजर से सच उगलवाने के लिए एक हथौड़ा इस्तेमाल करता है और एक एक करके उसके दांत निकालता है। बहुत क्रूर। बहुत ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ वायलेंस दिखाने के लिए नहीं है। ये डेसू के अंदर जो 15 साल से गुस्सा दबा हुआ था ना, उसका विस्फोट है। सही बात है। ये दिखाता है कि वो बदला लेने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है, इंसान से जैसे जानवर बन गया हो। बिल्कुल। वो हथौड़ा सिर्फ हथियार नहीं रहता, वो उसकी क्रूरता का, उसके बदले का प्रतीक बन जाता है। टॉर्चर के बाद मैनेजर आखिरकार नाम बताता है। किसका? उस आदमी का जिसने डेसू को कैद करवाया था, ली वूजिन। एक अमीर, पावरफुल और रहस्यमयी आदमी। तो अब डेसू के पास एक नाम है, एक चेहरा है, ली वूजिन। लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं। मगर फिर वूजिन खुद ही डेसू के सामने आ जाता है। अच्छा। हाँ, और वो डेसू से कहीं ज्यादा शांत है, कंट्रोल में है और ज्यादा खतरनाक भी लगता है। वो डेसू के सामने एक पहेली रखता है। पहेली? कैसी पहेली? वूजिन कहता है कि डेसू से मार सकता है, उसे बदला लेने की पूरी छूट है, लेकिन सिर्फ तब जब वो ये पता लगा ले कि उसे 15 साल तक कैद क्यों रखा गया था। अरे वाह। वूजिन ने ये सब क्यों किया, इसका कारण जानना होगा, और इसके लिए वो डेसू को 5 दिन का वक्त देता है। सिर्फ 5 दिन? हाँ, और एक भयानक शर्त भी रखता है। अगर डेसू कारण नहीं ढूंढ पाया तो मीडो मार दी जाएगी। क्या? ये तो खेल को और भी उलझा दिया। अब सिर्फ अपने बदले का कारण नहीं जानना, मीडो की जान भी बचानी है। हाँ, डेसू पागलों की तरह अपने अतीत को खंगालना शुरू करता है, कुछ याद करने की कोशिश करता है। वो अपने पुराने दोस्त जुहान की मदद लेता है और अपने स्कूल के दिनों तक पहुंचता है, एवरग्रीन हाई स्कूल। और वहां उसे कुछ याद आता है, एक भूली हुई बात। स्कूल के दिनों में उसने ली वूजिन और उसकी बहन ली सुआ को एक साथ देखा था, कुछ ज्यादा ही करीब। और डेसू ने उनकी इस नजदीकी का गलत मतलब निकाला और स्कूल में ये अफवाह फैला दी कि भाई बहन के बीच नाजायज रिश्ता है, इंसेस्ट। ओह, सिर्फ एक अफवाह? हाँ, बस एक गॉसिप, एक उड़ाई हुई बात। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत भयानक हुआ। सुआ ये बदनामी सहन नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। अरे बाप रे। अब डेसू के सामने सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ली वूजिन उसी लड़की का भाई है जिसकी मौत का कारण
डेसू की फैलाई हुई एक अफवाह थी। तो 15 साल की कैद उस एक अफवाह का बदला था। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ली वूजिन का बदला कितना कैलकुलेटेड और ठंडा था। जैसा हमारे नोट्स में भी है और जैसे पाक चान-वूक की वेंजेंस ट्रिलॉजी की दूसरी फिल्मों में भी दिखता है, बदला कभी सीधा नहीं होता। वूजिन का मकसद डेसू को सिर्फ मारना नहीं था या शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं था। वो चाहता था कि डेसू उसी मानसिक, उसी इमोशनल दर्द से गुजरे जो उसने अपनी बहन की मौत के बाद झेला था। एक मनोवैज्ञानिक बदला। बिल्कुल। एक मनोवैज्ञानिक बदलाव। तो डेसू 5 दिन खत्म होने से ठीक पहले वूजिन के आलीशान पेंटहाउस पहुंचता है। उसे लगता है उसने पहेली सुलझा ली है, उसे कारण पता चल गया है। लेकिन वहां वूजिन फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और सबसे चौंकाने वाला राज खोलता है। क्या इससे भी भयानक कुछ था? हाँ, वूजिन सबूतों के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ डेसू को बताता है कि मीडो, हाँ, मीडो, वो लड़की जिससे डेसू प्यार करने लगा है, जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, वो असल में डेसू की अपनी ही बेटी है। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो बेटी जो उसके कैद होने के टाइम छोटी थी? हाँ, वही बेटी जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। वूजिन ने सालों तक इस प्लान पर काम किया था। उसने एक हिप्नोटिस्ट की मदद ली थी। हिप्नोटिस्ट? हाँ, उसने डेसू और मीडो दोनों को हिप्नोटाइज करवाया था। ऐसी सिचुएशन बनाई कि वो दोनों मिले, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाए और अनजाने में इस भयानक रिश्ते में पड़ जाएं। हे भगवान! वूजिन का असली बदला ये था, डेसू को उसी अपराध बोध के साथ जीने पर मजबूर करना जिसका इल्जाम डेसू ने वूजिन और उसकी बहन पर लगाया था। इंसेस्ट का अपराध बोध। जैसे वूजिन ने कहा था, तुम्हारी जबान ने मेरी बहन की जान ली, अब तुम्हारी जबान तुम्हें उसी पाप में धकेलेगी। ये सच जानने के बाद डेसू का क्या हाल हुआ होगा, मत पूछो। वो पूरी तरह बिखर गया होगा। हाँ, वो चीखता है, रोता है, वूजिन के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और फिर अपने किए की सजा के तौर पर वो कैंची से अपनी जबान काट लेता है। ओह गॉड! वही जबान जिसने सालों पहले वो अफवाह फैलाई थी। ये एक भयानक सिंबॉलिक सजा है जो वो खुद को देता है। और वूजिन उसे तड़पते हुए देखता है। उसका बदला पूरा हो चुका था। वो डेसू से कहता है, भले ही तुम एक राक्षस रहे हो, मुझे तुम पर हमेशा तरस आया है। इसके बाद वूजिन अपनी बहन की याद में, शायद एक तरह की शांति की तलाश में, खुद को गोली मार लेता है। उसने डेसू को जिंदा छोड़ दिया। हाँ, लेकिन एक ऐसी सच्चाई के बोझ के साथ जो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक है। पर फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती ना। नहीं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डेसू उसी हिप्नोटिस्ट के पास वापस जाता है। क्यों? वो उससे भीख मांगता है कि उसके दिमाग से ये भयानक सच्चाई मिटा दी जाए कि मिडो उसकी बेटी है। वो इस सच के साथ जी नहीं सकता। वो भूलना चाहता है। हाँ, वो एक खुशहाल झूठ में जीना चाहता है ताकि वो मिडो के साथ रह सके बिना उस अपराध बोध के। तो क्या हिप्नोटिस्ट ऐसा कर पाती है? सम्मोहन किया जाता है, लेकिन क्या वो कामयाब होता है? फिल्म हमें इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। अच्छा। आखिरी शॉट में डेसू बर्फ से ढकी एक खूबसूरत वादी में मिडो से मिलता है। वो उसे गले लगाती है, कहती है आई लव यू। डेसू मुस्कुराता है, लेकिन फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक अजीब से दर्द में, एक कश्मकश में बदल जाती है। मतलब उसे याद है या वो भूल गया है? फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देती है। ये अंत तो दर्शकों को बहुत बेचैन कर देता होगा। कोई आसान जवाब नहीं, और इसीलिए शायद ये फिल्म इतनी महान मानी जाती है। इसे 2004 में कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला था। हाँ, और जूरी मेंबर क्वेंटिन टोरेंटिनो ने तो इसे बेस्ट रिवेंज फिल्मों में से एक कहा था। ये सिर्फ कहानी नहीं कहती, ये बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। सवाल बदला लेने और माफ करने के बारे में। बिल्कुल। अलगाव और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का क्या असर होता है? याददाश्त क्या चीज है? क्या हम अपनी यादों के बिना वही इंसान रहते हैं? और पाप और उसका अपराध बोध। हाँ, वूजिन का बदला ये भी दिखाता है कि नफरत और बदला लेने की इच्छा आखिरकार सबको तबाह कर देती है, लेने वाले को भी, देने वाले को भी। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या डेसू को कभी शांति मिलेगी? क्या वो सच को भूलकर मिडो के साथ एक झूठी खुशी जी पाएगा, या वो दर्द हमेशा उसकी उस मुस्कान के पीछे छिपा रहेगा? और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है।
क्या याददाश्त को मिटा देना, मतलब सच से मुंह मोड़ लेना, वाकई हमें हमारे अंदर के राक्षस से या हमारे कर्मों के बोझ से आज़ाद कर सकता है? बड़ा सवाल है। या फिर अपने सच का ज्ञान, चाहे हम उसे कितना भी दबा दें, वो हमारी पहचान का, हमारे वजूद का एक अटूट हिस्सा बना रहता है? क्या दर्दनाक सच्चाई से भागकर हमने जो अज्ञान चुना है वो सच में सुकून दे सकता है, या वो भी अपने आप को एक अलग तरह की एक अदृश्य कैद में रखने जैसा ही है?